पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक से मेंसुरेशन में टाइप 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं टाइप 2 के पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा, ये टाइप 2 का पहला सवाल है। अच्छा, इस टाइप 2 में जितने भी सवाल दिए गए ना, वो सारे के सारे सवाल चतुर्भुज पे आधारित है, यानी जो क्वाड्रिलेटरल बेस्ड सवाल होते हैं मेंसुरेशन में, वो सारे सवाल आपको यहाँ पे इस टाइप 2 में देखने को मिलेगा। क्वाड्रिलेटरल बेस्ड मतलब कि जो कुछ सवाल होते हैं जैसे सम चतुर्भुज पे आधारित होता है, जिसे आप रोम्बस कहते हो। कुछ सवाल समानांतर चतुर्भुज पे आधारित होगा, जिसे पैरेललोग्राम कहा जाता है। कुछ सवाल समलंब चतुर्भुज पे बेस्ड होगा, जिसे हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि मिक्स क्वेश्चन होंगे, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड सवाल होगा। तो ये सारे सवाल आपको यहाँ पे टाइप 2 में देखने को मिलेगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। ये टाइप 2 का पहला सवाल होगा। सवाल में बोला गया है, एक समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा की लंबाई 122 मीटर है, तो अगर इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है, तो उस समचतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, सबसे पहले तो समचतुर्भुज के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाओगे। समचतुर्भुज जो होता है वह वर्ग का ही एक रूप होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। समचतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में समान हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में समान हो और सभी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो। सभी भुजाएं नहीं, मतलब आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर हो। जैसे ये भुजा इस भुजा के समानांतर होगा और ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर होगा। समचतुर्भुज में क्या होता है कि कोई भी कोण जो होगा वह 90 डिग्री का नहीं होगा, बस आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमारा थीटा है तो ये हमारा थीटा होगा, ये हमारा बीटा है तो ये भी हमारा बीटा होगा। बस ये होता है समचतुर्भुज में, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और दूसरा कॉमन चीज़ ये होगा कि समचतुर्भुज में अगर दोनों विकर्ण आप खींच दोगे, किसी भी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आप ऐसे करके खींच दोगे, तो समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण का जो कटौन बिंदु होता है, दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि किसी भी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण अगर आप खींच देते हो तो उस समचतुर्भुज के अंदर 4 ट्रायंगल बनता है और इन चारों ट्रायंगल का एरिया जो होता है वह आपस में बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब आप कह सकते हो ऐसे भी कि किसी भी समचतुर्भुज के अंदर, किसी भी समचतुर्भुज में अगर हम 2 विकर्ण खींचते हैं, किसी भी समचतुर्भुज में अगर हम सिर्फ एक ही विकर्ण खींचेंगे, किसी भी समचतुर्भुज में अगर हम एक ही विकर्ण खींचते हैं ऐसे करके, एक ही विकर्ण में अगर ऐसे करके खींचता हूँ, कोई भी एक विकर्ण ऐसे खींच देता हूँ, तो समचतुर्भुज 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगा। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। कोई भी एक विकर्ण खींच दीजिए तो समचतुर्भुज 2 बराबर हिस्सों में बट जाता है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। इस विकर्ण की लंबाई को अगर आपने d1 नाम दिया है तो इस विकर्ण की लंबाई को आपको d2 नाम देना होगा। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ½ × d1 × d2। तो इस फार्मूला से आप इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हो। अच्छा, चूंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए इसका परिमाप होता है 4a। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज के कोई भी कोण जो होंगे वह 90 डिग्री का नहीं होगा। समचतुर्भुज के कोई भी कोण जो होगा वह 90 डिग्री का नहीं होगा। अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हुआ तो ये समचतुर्भुज ना होकर वर्ग बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आइए, कॉन्सेप्ट मैंने मोटा मोटी आपको समझा दिया है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हैं। अपने सवाल में दिया गया एक समचतुर्भुजाकार मैदान है और इस समचतुर्भुजाकार मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है ना, वो सवाल में दिया गया है 122 मीटर। क्योंकि समचतुर्भुज है तो इसलिए इसकी सभी भुजा की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी, और प्रत्येक भुजा की लंबाई 122 मीटर है। ये सवाल में दिया गया है। अब आगे कहा है कि दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई जो है वह 240 मीटर है। तो एक विकर्ण को मैं d1 नाम दे देता हूँ, इसकी लेंथ जो है वह 240 मीटर है और दूसरी विकर्ण की लंबाई अपने को नहीं पता है। सबसे पहले ये लेंथ आपको पता करना है। और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वह 122 मीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको इस समचतुर्भुज की दोनों विकर्ण की लंबाई चाहिए। अब क्या कहा गया है कि दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है। तो मैं मान लेता हूँ ये वाला जो विकर्ण है ये d1 है और इस d1 की लेंथ अपने को सवाल में दिया गया है 240 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ एक और विकर्ण में खींच देता हूँ। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है और ये हमारा इस समचतुर्भुज का क्या होता है, विकर्णों का कटौन बिंदु होता है। तो ये अगर 90 डिग्री होता है, और मैंने अभी आपको ये भी बताया होगा, अगर नहीं बताया तो आप ये ध्यान रखिए कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को अगर आपस में खींच दोगे तो जिस बिंदु पर दोनों विकर्ण एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित
विभाजित भी करता है। मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो सब आपको ये दिमाग में रखना है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है वहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण भी बनाता है और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर 240 मीटर है तो ये दोनों विकर्ण इस बिंदु पर एक दूसरे से मिल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 120 होगा तो ये भी हमारा 120 होगा। अब बताइए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपको हाँ सर बन रहा है। ये वाला डिस्टेंस 122 है, ये वाला डिस्टेंस 140 है, तो यहाँ से पाइथागोरस लगा के ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो। और जैसे ही ये वाला डिस्टेंस अपने को मिला उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा डायगोनल की लेंथ आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए पाइथागोरस लगाइएगा। तो पाइथागोरस जब लगाओगे तो चूंकि ये हाइपोटेनियस है और ये हमारा मान लीजिए परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, इसको मैं बेस में बोल देता हूँ, इसको मैं x बोल देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x है तो d2 की लेंथ जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को x माना है तो ये वाला डिस्टेंस होगा वह भी हमारा x होगा, तो पूरा लेंथ जो होगा वह 2x होगा। अब x की वैल्यू हमें चाहिए तो x क्या हो जाएगा, यानी कि इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देना है, यानी ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये होता है कर्ण की, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का जो योगफल होता है वह सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ये होता है। तो यहाँ से अगर आपको चाहिए x की वैल्यू तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 122 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, है कि नहीं है? तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा x का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का अंतर आपको मिल जाएगा कितना? 196 आपको मिलेगा। 12 दूना 24 यानी 196 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगा कितना? यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना? 14। x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 14। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 14 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 14 होगा, तो 2x की वैल्यू जो होगा वह 28 होगा। मतलब कि d2 की लेंथ आपको मिल गया कितना? 28। d2 की लेंथ अगर आपके पास है 28, d1 की वैल्यू आपके पास है 240, तो यहाँ से इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हो। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने d1 इंटू d2, यही होता है। तो 1/2 गुने एक विकर्ण की लंबाई 240 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई 28 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने दोनों विकर्णों की लंबाई 120 गुने 28। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 120 गुने 28। यहाँ से इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा कितना? इतना के बराबर। इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना होगा। यूनिट डिजिट तो 0 ही आपको मिलने वाला है। देख लीजिए क्या उत्तर हो जाएगा। 3000 से तो ज़्यादा होगा, ये बात तो अपने को पता है, क्योंकि मान लीजिए ये 28 है और ये 100 ही होता तो 2800 होता, तो 3000 से तो ज़्यादा होगा और 3000 से ना बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं सोचिए। क्योंकि ये 120 है और ये 28 है, देखिए हो जाएगा कितना? 12 8 96, 120 8 कितना होता है? 160, यानी कि आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 3000 से तो बहुत ज़्यादा होगा और 3000 से बहुत ज़्यादा उत्तर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और ये सवाल का उत्तर है। तो इस तरीके से सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि पहला सवाल है इसलिए मैंने थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया है। अब आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखिएगा चुटकियों में सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा। यहाँ पर भी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, जिसमें से विकर्ण की लंबाई आपको दिया गया है, दोनों विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई आपको दिया गया है कितना? 48 मीटर, और दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको दिया गया है सवाल में 64 मीटर, 64 मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाइए 1/2 गुने 48 गुने 64, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 32 गुने 48, 32 गुने 48 इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। यूनिट डिजिट आपका मिलने वाला है 6, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 है। सारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट्स अगर 6 ही हैं तो आप सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 इंटू 32, सिंपल सी बात है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उत्तर जो मिलने वाला है वह कौन सा उत्तर मिलने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1536 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये मीटर है, स्क्वायर मीटर है, 1536 स्क्वायर मीटर है। दोनों को मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी समानांतर भुजाओं के बीच का लंबवत दूरी यानी कि ऊंचाई जो है वह दिया गया है 28 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? समलंब चतुर्भुज बोले तो ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि दो भुजाएं समानांतर होती है और दो भुजाएं असमानांतर होती है। जैसे ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है और ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के असमानांतर है। सवाल में बोला गया है कि इसकी लंबवत दूरी यानी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हो, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ अपने को सवाल में दिया गया है 28 सेंटीमीटर। यही है ना, ये लंबवत दूरी 28 सेंटीमीटर है। ये वाला डिस्टेंस जो है वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो समानांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 72 सेंटीमीटर है,
एक भुजा की लंबाई 72 सेंटीमीटर है, तो मैं मान लेता हूँ इस भुजा की लंबाई 72 है। अभी मुझे ये नहीं पता है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो इसलिए मुझे ये बड़ा लग रहा है, तो मैंने मान लिया ये 72 है। ठीक है, अब इस भुजा ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, जबकि इसका क्षेत्रफल अपने को पता है, एरिया दिया गया है 1792 वर्ग सेंटीमीटर, यही है ना, 1792 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुने दोनों समानांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई। अब हमें दोनों समानांतर भुजा की लंबाई नहीं पता है, एक भुजा की लंबाई पता है 72 है, और इस समानांतर भुजा की लंबाई को मैं मान लेता हूँ x। तो इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा वह होगा हाफ इंटू दोनों समानांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि 72 + x गुने ऊंचाई। ऊंचाई आपको दिया गया है 28, और इसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 1792 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर से दोनों तरफ कैंसिल होगा, तो इसलिए इधर भी 1792 और इधर भी इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 14 बार में, 14 से इसको आप खत्म कर दीजिए, एक बार में कटेगा। ठीक है, तो इधर आपको मिल जाएगा 3, 14 दूना 28 हो जाएगा, और इधर 11 और 14 छके 14 सती 92, 14 8 112 होता है, यही होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि 72 + x की वैल्यू जो है वह 128 है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घटेगा 6 होगा, 12 में से 7 घटेगा 5 होगा, यानी 56 सेंटीमीटर। यानी कि इस समलंब चतुर्भुज में दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई जो होगा वह 56 सेंटीमीटर होगा, और यह इस सवाल का उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, फिर से समचतुर्भुज के बारे में बोला गया है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब फिगर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण की लंबाई आपको सवाल में दिया गया है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई अपने को नहीं पता है, और यही हमसे पूछा जा रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा, जबकि इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना है, 440 वर्ग सेंटीमीटर है, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर है। हम सबको अच्छे से पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब ये इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें सवाल में दिया गया है 440 वर्ग सेंटीमीटर। d1 की वैल्यू हमें सवाल में दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप पुट कर दीजिए 1/2 गुने 20 गुने d2 इक्वल टू हो जाएगा 440। इस 2 से आप खत्म कर सकते हो, 10 1 0 से 1 0 खत्म कर सकते हो, तो d2 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। उस समचतुर्भुज के दूसरे भुजा की लंबाई 44 सेंटीमीटर होगा, जिसका क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 सवाल में कहा है कि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 3 यूनिट और 5 यूनिट है, और इसकी समानांतर भुजाओं की न्यूनतम दूरी 6 सेंटीमीटर है। मतलब कि उस न्यूनतम दूरी मतलब कि ऊंचाई के बारे में बोला जा रहा है। तो हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि अगर समानांतर भुजा की लंबाई हमारा उस समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाएं समानांतर है, x समानांतर है y के, तो x की वैल्यू आपको सवाल में दिया गया है, दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई आपको सवाल में दिया गया है, जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 3 यूनिट और 5 यूनिट है। x की वैल्यू अगर मान लीजिए 3 है तो y की वैल्यू जो होगा वह 5 होगा, और हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो भी सवाल में हमें दिया गया है, h की वैल्यू जो है वह 6 यूनिट है। देखिए किसी भी समलंब चतुर्भुज में 2 समानांतर भुजाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह उस समानांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई होता है। उस अब यहाँ पे समलंब चतुर्भुज की चर्चा हो रही है, तो ऊंचाई आपका 6 है। दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई एक समानांतर भुजा की लंबाई 3 है और दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आप आसानी से पता कर सकते हो। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू दोनों समानांतर भुजाओं का योगफल, दोनों समानांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई 6 है और समानांतर भुजा की लंबाई 3 और 5 है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना होगा। 5 3 8 और 2 से इसको खत्म कर दीजिए 3, तो 8 3 24 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 को देखिएगा, ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। सवाल में दिया गया है एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई जो है वह सार्व अंतर के साथ समानांतर श्रेणी में है, और जो सार्व अंतर है वो आपका 4 है। ठीक है, कहा यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग यूनिट है, तो सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात क्या होगा, ये आप हमें बताइए। मतलब कि सवाल में बोला गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है। चलिए मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, और इस समलंब चतुर्भुज में दोनों समानांतर भुजाएं और ये जो ऊंचाई है, देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वह किसी भी फिगर में हाइट
हाइट का काम करता है, ये हमारा हाइट है यानी कि ऊंचाई है, ये हमारा हाइट है यानी कि ऊंचाई है। सवाल में बोला गया है कि देखिए समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समानांतर होती है और दो भुजाएं असमानांतर होती है। ये भुजा इस भुजा के समानांतर होगा और ये दोनों तो समानांतर नहीं होगा। तो सवाल में बोला गया है कि समलंब चतुर्भुज में दोनों समानांतर भुजाएं और ऊंचाई जो है वह एक समानांतर श्रेणी में है, मतलब कि एपी में है, जिसका सार्व अंतर 4 है और सबसे बड़ा पद जो है वह क्या है, ऊंचाई है, उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है। और ध्यान रहे कि सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वह कितना है, 4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस समलंब चतुर्भुज में सबसे छोटी भुजा, मतलब कि दोनों समानांतर भुजाओं में से सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का अनुपात क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं इस भुजा को x है, ये हमारा अगर x है तो ये वाली भुजा क्या होगा, तो आपको ये आपका x + 4 होगा और ये वाली भुजा जो होगा वह x + 8 हो सकता है। आप कोई भी एपी का सीरीज बना सकते हो जिसमें डिफरेंस 4 का होना चाहिए दो टर्मों के बीच, और सबसे बड़ा पद जो होगा वह उस समलंब चतुर्भुज में ऊंचाई होगा। तो ये वाली भुजा अगर x है तो ये भुजा हमारा x + 4 होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सबसे बड़ी समानांतर भुजाएं है तो इससे 4 यूनिट ज़्यादा होगा, तो ये x + 4 है। और बोला गया है कि जो समलंब चतुर्भुज है उसकी ऊंचाई जो होगा वह इसकी समानांतर श्रेणी में, देखिए जो समानांतर ये तीनों भुजाएं जो है यानी ये भुजा और ये उसकी ऊंचाई, ये एक समानांतर श्रेणी में है, मतलब कि एपी में है। और इस समानांतर श्रेणी का जो सबसे बड़ा पद है वो हमारा h है। तो मैंने क्या किया कि इस समलंब चतुर्भुज की सबसे छोटी समानांतर भुजा की लंबाई को x मान लिया। अब ये हमारा x है और ये एक एपी के सीरीज में जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये सबसे छोटी समानांतर भुजा है, ये अगर x है और कॉमन डिफरेंस 4 है तो इस भुजा की लंबाई x + 4 होगा, इसमें कोई इशू नहीं है आपको, क्योंकि इस भुजा की लंबाई जो होगा वह इससे बड़ा ही होगा और कॉमन डिफरेंस 4 है। ये सवाल में दिया गया है कि कॉमन डिफरेंस जो है वह 4 है, यानी कि सार्व अंतर जो है उस एपी का वह 4 है। तो अगर ये x है तो ये x + 4 हो जाएगा, तभी एपी में सीरीज बनेगा। और ये सवाल में दिया गया कि ये तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा ये है, यानी ये सबसे बड़ा पद है। तो अगर ये x + 4 है तो ये हमारा x + 8 होगा, तभी ये तीनों एपी का सीरीज बनेगा और सबसे बड़ा टर्म ये बनेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि h की लेंथ जो है वह x + 8 है। दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई भी आपके पास है, एक है x और दूसरा x + 4 है। और ध्यान दीजिए कि ये x है, ये x + 4 है और ये x + 8 है। तो बताइए क्या ये एपी का सीरीज है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल है, जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वह 4 है कि नहीं है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर है या वर्ग यूनिट है, कुछ भी है, तो आप बताइए इन दोनों, इस छोटी समानांतर भुजा और इस सबसे बड़ी समानांतर भुजा का अनुपात क्या होगा। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है x रेशियो x + 4 का रेशियो कितना होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो ये आप तो तभी ना निकाल पाओगे जब आपके पास x की वैल्यू हो। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारा x + 4 है, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा नीचे कुछ स्पेस मिल जाए। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी जो एरिया होता है वह होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि x प्लस इस समानांतर भुजा की लंबाई x है और इस समानांतर भुजा की लंबाई x + 4 है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने दोनों समानांतर भुजाओं का योगफल x + 4 इंटू ऊंचाई जो है वो आपका है x + 8। तो इस समानांतर चतुर्भुज, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना, और इसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको सवाल में दिया गया है, आपके सवाल में है 160 वर्ग यूनिट। तो दोनों एक ही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो इसलिए आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बट्टा वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 320। चलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 2x + 4, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा x + 8, राइट, बराबर में बट्टा वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16 दूना 32 यानी कि 320 हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इसे एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हो, है ना। जब एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2x² प्लस 8 × 2 यानी कि 16x, यानी कि आप देखिए स्टेप बाय स्टेप में लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 2x² प्लस 8 दूना 16x प्लस ये हो जाएगा 2x से दोनों टर्म में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 8 × 4 32 बराबर ये हो जाएगा 320, ये हो जाएगा आपका 320। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब आप चाहो तो यहाँ से 2 दोनों तरफ से कॉमन कर लेते हो, कॉमन कर सकते हो। तो जब आप 2 को कॉमन करोगे तो 2 से सारे टर्म को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा x² प्लस 16 4 20 का आधा हो जाएगा कितना 10x, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा 32 का आधा कितना हो जाएगा 16, अब बराबर में उधर आपको मिल जाएगा, अच्छा इधर हो जाएगा कितना 160 हो जाएगा ना, 160 में से ये प्लस 16 इधर आके माइनस ही होगा तो ये हो जाएगा बराबर में आप डायरेक्ट लिख सकते हो कितना 144, ऐसा लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, और दूसरा आप चाहो तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू सोचिए जहाँ पर यहाँ पर मैं दोनों जगह पे पुट करूँ x की वैल्यू, तो हमें इन दोनों का सम 144 मिलना चाहिए। आप सोचिए x की वैल्यू हमारा क्या क्या हो सकता है, बताइए क्या x की वैल्यू 10 हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू 10 यहाँ पे रखा तो यही तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 ये हो गया, और यहाँ पर भी 10 रखा तो ये हो जाएगा 200, मतलब कि x की वैल्यू 10 से छोटी होगी, ये बात तो तय है। तो x की वैल्यू अगर 10 से छोटी ही है तो क्या होगा 9 होगा, ये 90 ये 81 हो जाएगा, नहीं होगा।
अब x की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूँ तो ये 80 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। 80 और 64 होता है कितना? 80 और 64 होता है 144, मतलब कि x की वैल्यू जो होगा वो हमारा 8 होगा। अब x की वैल्यू आपने 8 निकाल दिया है, x की वैल्यू आपने 8 निकाल दिया है, तो आपसे पूछा क्या है? आपसे हम पूछा जा रहा है ये कि इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात क्या होगा, यानी x अनुपात x4 क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस भुजा की लंबाई 8 होगा, तो इस भुजा की लंबाई कितना होगा? x + 4 यानी कि 12 होगा। तो दोनों का रेशियो जो होगा वह क्या होगा? 2:3 होना चाहिए, यानी कि x + 4 जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 8:12। 8:12 इसे हम लोग बोल सकते हैं 2:3, और यही तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कि इस समलंब चतुर्भुज में दोनों समानांतर भुजा यानी सबसे छोटी समानांतर भुजा और सबसे बड़ी समानांतर भुजाओं का अनुपात जो होगा वह 2:3 होगा। क्या होगा? 2:3 होगा। ये चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है क्या? मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ें आपको दिखाई दे रहा होगा। और वैसे भी हमने लिख दिया, इस छोटी समानांतर भुजा की लंबाई 8 है और इस बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई 12 है, तो दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। 8:12 जो होगा वह 2:3 होगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत आसान सवाल था, लेकिन अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दुगुनी है और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है, तो समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी? समानांतर चतुर्भुज मतलब कि पैरेललोग्राम होता है, जो कि आयत की तरह दिखता है आपको। क्वेश्चन नंबर 58, समानांतर चतुर्भुज मतलब कि ऐसा होता है, ऐसे आप बोल सकते हो, ये समानांतर चतुर्भुज होता है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे आयत में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसी तरह से समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत में सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हुआ तो ये समानांतर चतुर्भुज ना होकर आयत बन जाएगा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये वाला डिस्टेंस अगर L है तो ये वाला डिस्टेंस हमारा B होगा, और ये भी B होगा, और ये हमारा L होगा। कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, बस आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये एक समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। सवाल में बोला गया है कि एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दुगुनी है, यानी जो ऊंचाई है वह इसके संगत आधार से दुगुनी है। मतलब मान लीजिए कि सबको मैं मान लेता हूं ये हमारा आधार है, आधार की लंबाई जो है वह L है, तो जो इसकी ऊंचाई होगी वह आधार का दुगुनी होगी, तो इसकी जो हाइट होगा वह क्या हो जाएगा? 2b होगा। अच्छा, ये हमारा हाइट नहीं होगा, सॉरी, ये हमारा हाइट नहीं होगा, ये हमारा b है और ये भी हमारा b है। अब समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा फिगर से, यहाँ पे छोटा फिगर ड्रॉ हो गया है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होगा? ये अगर L है तो ये भी हमारा L होगा, ये हमारा B है तो ये भी हमारा B होगा। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ से ये डाल देता हूँ, ये हमारा ऊंचाई है। ठीक है, अगर ये हमारा ऊंचाई है तो अपने सवाल में बोला गया है कि जो एक समानांतर चतुर्भुज है, इस समानांतर चतुर्भुज में जो ऊंचाई होगा वह इसके आधार का दुगुनी है। तो आधार की लंबाई को आपने L माना है, तो इसकी ऊंचाई जो होगा वह लंबाई का दुगुनी होगा, यानी इसके आधार की दुगुनी है। तो आधार को आपने L माना है तो इसकी हाइट जो होगा वह 2L हो जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यही होता है समानांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट। तो सवाल में समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आधार गुने ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट होता है। अब आपके पास बेस की लेंथ L है और हाइट जो है वह 2L है, और सवाल में बोला गया है समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी इसका जो एरिया होगा वह होगा बेस इंटू हाइट। अब बेस की लेंथ आपने L माना है तो हाइट 2L हो जाएगा। तो यहाँ से उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सवाल में दिया गया है 288 वर्ग मीटर। दोनों एक ही समानांतर चतुर्भुज की चर्चा हो रही है, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर। 2 से तो ये खत्म हो जाएगा, 144 बार में 288 को 2 से काटोगे 144 बार में खत्म। तो यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू 144 है। L स्क्वायर बराबर अगर 144 है तो यहाँ से L की वैल्यू जो होगा वह 12 होगा। ध्यान रहे L की वैल्यू ±12 होगा, लेकिन लेंथ जो होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए लेंथ को निगेटिव नहीं लगे। L की वैल्यू आपको मिल गया है 12। अब L की वैल्यू आपके पास 12 है, तो हमसे क्या पूछा था? यही तो पूछा था समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी। L की लेंथ अगर 12 है, मतलब कि आधार अगर 12 होगा तो ऊंचाई जो होगा वह 24 होगा, और यही इस सवाल का उत्तर होगा 24 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज समान आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच निर्मित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से किसके बराबर होगा? यानी कि एक त्रिभुज जो बनाया गया है वह एक समानांतर चतुर्भुज के समान आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच निर्मित किया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान रखिए कि समानांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज नहीं है। तो चलिए सबसे पहले एक समानांतर चतुर्भुज यहाँ पे तैयार हम लोग कर लेते हैं। समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये L होगा तो ये भी L होगा, ये B होगा तो ये भी B होगा। ये दोनों भुजाएं भी एक दूसरे के समानांतर होगा, ये दोनों भुजाएं भी एक दूसरे के समानांतर होगा।
होगा। अब सवाल में बोला गया है कि इस समानांतर चतुर्भुज के समान आधार पर किसी भी एक आधार पर त्रिभुज बनाइए। तो एक त्रिभुज बनाओगे तो जो उसके विकर्णों से ही ना बनाओगे। तो यहाँ से चलिए मैं एक विकर्ण खींच देता हूँ, ये वाला विकर्ण, ठीक है। तो इसके समान आधार से समान आधार पर समानांतर रेखाओं के बीच, इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच एक त्रिभुज बन गया है, ये वाला त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, ये आप हमें बताइए। देखिए अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज में अगर कोई भी एक विकर्ण खींचोगे, एक विकर्ण आप खींचोगे तो समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों दो बराबर हिस्सों में बंट जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा समचतुर्भुज है, तो इसमें अगर कोई भी एक विकर्ण आप खींचोगे तो इधर भी एक ट्रायंगल बनेगा और इधर भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये विकर्ण जो होगा वह इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। सेम केस होता है समानांतर चतुर्भुज के साथ भी। अगर किसी भी समानांतर चतुर्भुज में अगर आपने एक विकर्ण खींचा है तो इस एक विकर्ण, ये जो विकर्ण है वह इस समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। अब यही हमसे पूछा जा रहा था कि अगर एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके समान आधार पर समानांतर रेखाओं के मध्य एक त्रिभुज खींचा जाता है, तो वो त्रिभुज इस प्रकार से खींचा जाएगा, समान आधार ये वाला और इन दो समानांतर रेखाओं के बीच ये रेखा खींचा जाता है। तो यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो सकता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया पूरे क्वाड्रिलेटरल के बेस पे निकालना चाहते हो तो इसका क्षेत्रफल होगा इस समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा। सवाल में दिया गया एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल आपको पता करना है, जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ये वाला पैर एक रोम्बस में तैयार कर देता हूँ और ये मान लीजिए हमारा रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है कि जो आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, ये भुजा इसके समानांतर होगा, ये भुजा इसके समानांतर होगा और सभी भुजाएं रोम्बस में आपस में इक्वल होता है। दिखने में नहीं लग रहा था आपको, इसलिए मैंने दूसरा फिगर तैयार कर दिया है। चलिए ये हमारा रोम्बस है, ये मैं मान लेता हूँ ये हमारा रोम्बस है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगा। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इस समचतुर्भुज का परिमाप आपको दिया गया है 164 सेंटीमीटर। किसी भी समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वह होता है 4a, चूंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसका परिमाप जो है वो आपको दिया गया 164 सेंटीमीटर, यानी 4a की वैल्यू जो है वह 164 है। तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल सकते हो। a का मान जो होगा 4 चौक 16, 4 एकम 4 यानी 41 सेंटीमीटर होगा। यानी इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 41 सेंटीमीटर होगा। अब कहा दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई आपको दिया गया है 80 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो एक विकर्ण मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर 80 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं दूसरा विकर्ण अगर यहाँ से खींच देता हूँ तो ये दूसरा विकर्ण इस दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर टकराएगा वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर देगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 80 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 40 सेंटीमीटर होगा, ये भी 40 सेंटीमीटर होगा। अब ये वाला डिस्टेंस पूरा 41 है, ये 40 है और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस आप आसानी से पता कर सकते हो। देखिए ट्रिपलेट होता है कितना, 9 40 41 का, 9 40 41 से आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 40 है, ये पूरा 41 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 9 सेंटीमीटर। अब ये अगर 9 है तो ये भी पूरा 9 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई यानी कि D2 की लेंथ भी आपने निकाल दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है रोम्बस का हुआ होता है हाफ इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है वो 18 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। 9 से 2 से इसको काट दीजिए, कितने बार में, 9 बार में, तो ये हो जाएगा 9 8 72। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो पाइथागोरस के जरिए आप निकाल दीजिए। ट्रिपलेट अगर आपको याद नहीं है, अगर आपके पास ट्रिपलेट का ज्ञान नहीं है, तो आपसे आप पाइथागोरस लगा के 9 40 41 से आप बेस की लेंथ यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वह कितना होता है, यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। तो बेस ये है और ये हमारा क्या है, हाइट है। तो इस समानांतर चतुर्भुज में क्या कहा गया है कि 44 सेंटीमीटर आधार है और ऊंचाई 22 है। तो इस समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह होगा 44 गुने कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा उत्तर कितना, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर 968 वर्ग सेंटीमीटर। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना होगा। चलिए आगे को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर के भुजाओं वाले आयत को पुनः निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है।
यदि इस समचतुर्भुज के एक कोण का माप 120 डिग्री है तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। देखिए इसका क्षेत्रफल दो तरीके से आप निकाल सकते हो। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए किसी भी 2 डायमेंशन वाले फिगर को मोड़ कर अगर आप कोई दूसरा 2 डायमेंशन वाला ही फिगर बनाना चाहते हो तो उस केस में दोनों फिगर का पेरीमीटर जो होता है वह आपस में समान होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी दो बीमीय आकृति को मोड़ कर आप कोई दूसरा द्विबीमीय आकृति बनाना चाहते हो तो उस केस में उन दोनों द्विबीमीय आकृति का परिमाप आपस में बराबर हो जाता है। बट इस सवाल में बोला गया है कि आयत का परिमाप बनने वाले समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर है। अगर नहीं भी बोलता तब भी ये मैथमेटिक्स का गुण है, ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है कि किसी भी 2 डायमेंशन वाले फिगर को मोड़कर अगर आप कोई दूसरा 2 डायमेंशन वाला फिगर ही ड्रॉ करना चाहते हो तो उस केस में उन दोनों 2 डायमेंशन वाले फिगर का पेरीमीटर आपस में इक्वल हो जाता है। तो सवाल में बोला गया है कि एक आयत को मोड़कर एक समचतुर्भुज बनाया जाता है जिसका परिमाप आपस में बराबर है। सवाल में बोला गया है कि आयत का जो लंबाई और चौड़ाई है वो सवाल में दिया गया है, लंबाई 34 है और चौड़ाई जो है वह 18 सेंटीमीटर है। तो अगर इसे मोड़कर आप कोई समचतुर्भुज इस प्रकार से बनाना चाहते हो तो इस समचतुर्भुज का परिमाप आपस में बराबर हो जाएगा। बनने वाले इस समचतुर्भुज का परिमाप जो होगा, बनने वाले इस समचतुर्भुज का जो परिमाप हो जाएगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। और वैसे भी सवाल में भी दे रखा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इसलिए इसका परिमाप हो जाएगा कितना, 4a। इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर मैंने P1 माना तो इसका पेरीमीटर 4a होगा। इसका पेरीमीटर को मैंने P2 माना है तो इसका पेरीमीटर आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका परिमाप हो जाएगा कितना, यानी कि कह सकते हैं आप P2 की वैल्यू हो जाएगा 2 × 34 + 18, ये हो जाएगा इतना। इसका परिमाप इतना होगा और इसका परिमाप जो होगा वह कितना हो जाएगा, P1 की वैल्यू जो होगा P1 बोले तो समचतुर्भुज का परिमाप जो कि 4a के इक्वल है, जो कि 4a के इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि इस आयत का परिमाप और समचतुर्भुज का परिमाप जो है वो आपस में बराबर है, यानी P1 बराबर P2 हो जाएगा, P1 बराबर P2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि डायरेक्ट 4a की वैल्यू जो होगा वह इन दोनों कि प्रोडक्ट के सम हो जाएगा। 34 18 52 होगा, 52 × 2 104 होता है, ये होता है। तो 4 से अगर आप इसको काटते हो तो कितने बारे में, 26 चौका 104 होता है। तो आप कह सकते हो कि a की वैल्यू जो होगा वह 26 सेंटीमीटर होगा। बनने वाले इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर होगा। बनने वाले इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कहा कि इस बनने वाले समचतुर्भुज के एक कोण जो है वह 120 डिग्री है। तो आप बताइए कौन सा कोण 120 डिग्री हो सकता है। तो आप कहोगे यही कोण होगा जो कि ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, अधिक कोण होगा। अब समचतुर्भुज में क्या क्या गुण होता है ये बात आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के किसी भी 2 आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। जैसे ये कोण और ये कोण का योग 180 डिग्री होगा, ये कोण का योग 180 डिग्री होगा, ये कोण का योग 180 डिग्री होगा, ये कोण का योग 180 डिग्री होगा। दूसरी चीज कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो होते हैं वह समचतुर्भुज में कोण समद्विभाजक का भी काम करता है, यानी कि विकर्ण जो होते हैं वह कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा कोण जो है वह 120 डिग्री है, ये पूरा कोण 120 डिग्री है या कितना है, 120 डिग्री ही है, राइट। अगर ये 120 डिग्री है और हमें पता है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए तो ये कोण जो होगा वह 60 डिग्री का होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब ये हमारा 120 है तो ये भी हमारा 120 हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये अगर 60 है तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा, इसमें भी कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको लग रहा है नहीं कि आप समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के आसपास आप पहुंच रहे हो, कैसे? तो अभी मैंने आपको कहा कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। और वैसे भी कोई भी एक विकर्ण अगर आप समचतुर्भुज में खींचोगे तो वह इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। अब ध्यान रहे कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह कोण समद्विभाजक का भी काम करता है, यानी एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। यानी ये एंगल पूरा 120 डिग्री है तो ये पूरा विकर्ण जो होता है वह 120 को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी, यानी ये एंगल भी 60 डिग्री होगा तो ये कोण भी हमारा 60 डिग्री होगा। सिमिलरली ये भी पूरा कोण 120 था तो ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा और ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। अब ध्यान दीजिए, दोनों ट्रेंगल को देखिएगा, इस ट्रेंगल को भी और इस ट्रेंगल को भी, तो आपको कुछ कॉमन दिखेगा क्या? आपको कॉमन क्या, दोनों बराबर ही हैं, दोनों इक्विलेटरल ट्रेंगल है। सभी कोण अगर 60-60 डिग्री का है तो ये दोनों समबाहु त्रिभुज होंगे, इक्विलेटरल ट्रेंगल होंगे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि भुजा की लंबाई आपको पता है। और हमें जानना है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को जानना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। अगर किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लेते हो और उसमें आप 2 से
मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं निकालने जा रहा हूँ। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, जिसकी भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी कि 26 गुने 26। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा, लेकिन इस समचतुर्भुज के अंदर दो समबाहु त्रिभुज है, तो इन दोनों समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह इस पूरे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, तो दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, और इन दोनों समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 2 से 2 कटेगा, 2 से आप 13 को काट दीजिए। 26 गुने 13 कितना हो जाएगा, 13 का 78 का 8 हो जाएगा। 13 का 78 का 8 बाकी 7, 13 दूना 26 और 26 और 7 कितने होते हैं, 26 और 7 होता है कितना, 33 इंटू √3, यानी कि उस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 338 √3 वर्ग सेंटीमीटर, और यही सवाल का उत्तर होगा। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कहेंगे सर ठीक है, इस तरीके से तो हमने आंसर निकाल दिया है, लेकिन कोई इसका दूसरा रास्ता है क्या? हाँ है। कैसे है? तो आपने बताइए, अगर ये वाली डिस्टेंस हमें 26 सेंटीमीटर है, देखिए हमारा उत्तर निकल के आ गया। मैं अगर आपको दूसरा तरीका बताता हूँ तो आपको पता होगा कि ये अगर समचतुर्भुज है, अगर मान लीजिए ये हमारा कोई समचतुर्भुज है, अगर यहाँ पे देखिएगा, मैं एक फिगर के जरिए आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर ये हमारा समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। अब इस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई अपने को पता है 26 सेंटीमीटर। तो बताइए इस 26 के जरिए, चूंकि ये हाइपोटेनियस की लेंथ है, ये हाइपोटेनियस की लेंथ है 90 डिग्री के सामने वाले, ये जो ट्रेंगल बन रहा है इस ट्रेंगल में ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। अगर हाइपोटेनियस की लेंथ 26 सेंटीमीटर है तो इस 26 को देखकर आपको कुछ लग रहा है क्या, कोई ऐसा ट्रिपलेट आप बना सकते हो जिसमें हाइपोटेनियस की लेंथ 26 हो? तो आपको सर हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। एक राइट एंगल ट्रेंगल की प्रॉपर्टी ही होती है कि अगर एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 12 है, तो तीसरी भुजा 13 होगा। इन तीनों भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। अब इस सभी संख्याओं में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक और समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें एक भुजा 10 होगा तो दूसरी 24 होगा और तीसरी भुजा कितना होगा, 26 होगा, 13 दूना 26 होगा। तो यहाँ पे देखिए कर्ण की लेंथ जो है वह 26 आ रहा है, तो बाकी के दोनों भुजाएं क्या हो सकती है, 10 और 24 हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समचतुर्भुज बना होगा, इस समचतुर्भुज में अगर ये वाली भुजाएं अगर 26 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगा वो आपका 24 रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगा वह आपका 10 रहा होगा। अब यहाँ से यहाँ तक 24 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 24 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा। मतलब आप कह सकते हो कि अगर मैं ऐसे निकालना चाहता हूँ ट्रिपलेट के जरिए, तो एक विकर्ण की लंबाई जो होगा वह कितना हो जाएगा, D1 की वैल्यू हो जाएगा 24 + 24 यानी कि 48। दूसरे विकर्ण की लंबाई हो जाएगा 10 + 10 यानी कि 20 हो जाएगा। तो अब इसका एरिया आप निकाल सकते हो हाफ इंटू D1 इंटू D2 के जरिए। लेकिन यहाँ से जब आप क्षेत्रफल निकालोगे ना तो एग्जैक्ट आपका आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ से आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक प्रॉपर इंटीजर वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आपने इंटीजर वैल्यू को लिया है तो इसलिए आपका आंसर एक इंटीजर नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आंसर ऑप्शन में दिया गया है किसमें, इरेशनल नंबर में, लेकिन आपका आंसर प्रॉपर जो होगा उसके आसपास वाली संख्या ही होगा। आप सोचिए ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो इसको मैं अगर आधा करता हूँ तो 480 वर्ग सेंटीमीटर उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन 480 के सबसे करीब है, ये बताइए। तो आप कहोगे एक ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 169 को मैं 2 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 480 के आसपास नहीं पहुंचा जा सकता है। तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, और ये तुम्हारा उत्तर होगा। तो इन दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और विकर्णों में से, दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखिए समचतुर्भुज की लंबाई जो है वो आपको सवाल में दिया गया है 25 सेंटीमीटर है, राइट। दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दूसरी विकर्ण की लंबाई सबसे पहले आपको पता करना है, तभी उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकाल पाओगे। देखिए इन दोनों साइडों को आप ध्यान से देखोगे तो हमें पता है ये हाइपोटेनियस की साइड की लेंथ है। देखिए अगर आपने समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी को पढ़ा होगा तो समचतुर्भुज की जो भुजा होती है वह जब दोनों विकर्णों को खींचोगे तो ये कर्ण का काम करता है, और ये दोनों एक विकर्ण की लंबाई 14 है तो 14 का आधा 7 हो जाएगा। तो ये 7 है, ये 25 है, तो दूसरे विकर्ण के आधी की लंबाई जो होगा वह कितना होगा, 24 होगा। तो दूसरे जो विकर्ण होगा D2 की लंबाई पूरा वाला वो कितना होगा, 24 का दुगुना 24 का दुगुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यही होगा ना। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका समचतुर्भुज है, ये आपका समचतुर्भुज है, ठीक है। अब इस समचतुर्भुज में एक भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर, राइट। एक विकर्ण मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वह 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं दूसरा विकर्ण यहाँ से खींच देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगा। अब ये पूरा 14 है तो ये हमारा 7 होगा, तो ये भी 7 होगा, ठीक है। तो आप सोचिए ये 25 है, ये 7 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 24 होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनाता है समकोण त्रिभुज में। अगर ये 7 है और ये 25 है तो ये 24 हो जाएगा। ये
पाइथागोरस से निकल के आ जाता है। तो इसलिए मैंने गेस किया कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर 24 है तो ये भी हमारा 24 हो जाएगा। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई 48 होगा, पहले विकर्ण की लंबाई आपको पता ही है 14 है, तो इसका क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हैं। क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल d1 × d2, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने ये होगा 14 गुने 48, 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 गुने 7 यानी 350 से थोड़ा सा कम। देख लीजिए कौन सा उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए 336 वर्ग सेंटीमीटर, यूनिट डिजिट 6 336 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिएगा। कहा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर हो तथा उसमें सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर हो। आसानी से निकाल सकते हो आप 64 को। एक ही लेंथ जो है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई जो है वह 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक विकर्ण की लेंथ जो है वह कितना है 16 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई सबसे पहले निकालना है। अब आपको पता है कि समचतुर्भुज में जो भुजा होता है वह कर्ण का काम करता है, और ये विकर्ण अगर 16 है तो ये हमारा हो जाएगा 8, 10 और ये होगा 6, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमारा 12 हो जाएगा, है कि नहीं है। क्योंकि समचतुर्भुज में जो दोनों विकर्ण आप खींचोगे, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण को अगर आप खींचोगे तो ये जो समचतुर्भुज की लंबाई होती है वह कर्ण का काम करता है। दूसरी चीज़ कि एक विकर्ण की लंबाई आपका 16 है तो आधा करोगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो एक 8 है और एक 10 है, तो यहाँ से एक ट्रिपलेट बनता है 6, 8, 10 का। तो एक आधे विकर्ण की लंबाई अगर 6 है तो पूरे विकर्ण की लंबाई 12, यानी पहला विकर्ण अगर आपका 16 है तो दूसरा विकर्ण 12 होगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू d1 × d2, यही होगा। तो यहाँ से 1/2 गुने 12 गुने 16 हो जाएगा 6 और 16 छक 96 वर्ग सेंटीमीटर, और यही सवाल का उत्तर होगा। यानी उस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65 को देखिएगा। कहा एक समानांतर चतुर्भुज है और इस समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है। सवाल में दिया गया है कि समानांतर चतुर्भुज में जो आधार है वह उसकी ऊंचाई का दुगुना है। ऊंचाई का आधार इसकी ऊंचाई से दुगुना है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देता हूँ और ये इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सवाल में बोला गया है कि जो आधार है ना, ये हमारा h है, ये हमारा h है, ये हमारा h है। तो बोला गया है कि आधार जो है वह ऊंचाई का दुगुना है। तो ऊंचाई को अगर मैं आपने l माना है, अगर ऊंचाई को आपने l माना है तो बेस जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, यानी कि बेस जो हो जाएगा वह 2l हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही हो जाएगा। क्योंकि सवाल में बोला गया है कि आधार जो है वह ऊंचाई का दुगुना है। अगर ऊंचाई आपका l है तो आधार जो होगा वह 2l होगा। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस की लेंथ आपके पास है 2l और हाइट की लेंथ है आपका l। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 2l², और इसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सवाल में दिया गया है 392 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 से अगर आप इसको काटते हो तो ये हो जाएगा एक बार में, और ये होगा 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 छक 12, तो 196। l² अगर 196 है तो l की वैल्यू आपको मिल जाएगा 14। l की वैल्यू अगर 14 है, l बराबर अगर 14 है मतलब कि h की वैल्यू h को आपने l माना है, मतलब कि h की वैल्यू अगर 14 है तो हमसे पूछा क्या है कि ऊंचाई क्या होगा, तो 14 मीटर होगा। अगर हमसे पूछता बेस क्या होगा तो बेस को आपने 12 माना तो इसकी लेंथ आपको मिल जाता 28। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है h की वैल्यू क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। तो उस समलंब चतुर्भुज की सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम। आप सबको अच्छे से पता होगा कि किसी भी ट्रेपीजियम में 2 साइड जो होती है वह एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और 2 साइड जो होते हैं वह आपस में पैरेलल नहीं होते हैं। किसी भी समलंब चतुर्भुज की 2 भुजाएं आपस में समानांतर होती है और 2 भुजाएं आपस में समानांतर नहीं होती है। तो आइए फिगर के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सवाल में बोला गया है एक समलंब चतुर्भुज है, मतलब कि ट्रेपीजियम है, और अगर ये ट्रेपीजियम है तो किसी भी समलंब चतुर्भुज की 2 भुजाएं समानांतर होती है और 2 भुजाएं असमानांतर होती है। मैं नामकरण कर देता हूँ A, B, C एंड D। अब आप सबको अच्छे से पता होगा ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, यानी AB समानांतर है CD के, और ये भुजाएं आपस में समानांतर नहीं है। AB समानांतर है, ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल है यानी कि समानांतर है, और ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर नहीं है। सवाल में बोला गया है कि दोनों समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात 5:3 है, यानी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई अगर 5 है तो सबसे छोटी समानांतर भुजा की लंबाई जो होगा वह 3 होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर दोनों ही समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात 5:3 है तो मैं मान लेता हूँ कि इस बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई अगर 5x है तो छोटी वाली इस समानांतर भुजा की लंबाई
जो होगा वह 3x होगा। ठीक है, आगे सवाल में बोला गया है कि इस समलंब चतुर्भुज की जो लंबवत दूरी है वह 24 मीटर है। मतलब ये कि इस समलंब चतुर्भुज की जो ऊंचाई है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये आपका दिया गया है 24 मीटर, राइट। लंबवत दूरी यानी कि ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वह 24 मीटर है। और एक चीज़ और दे रखा है आपको, इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह 1440 वर्ग मीटर के बराबर है। तो आपको ये पता करना है कि इस समलंब चतुर्भुज की सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगा, यानी कि 5x की लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। मुझे एक बात बताइए, आप सबने पढ़ा होगा कि किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने दोनों समानांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई। तो मुझे बताइए इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, समलंब चतुर्भुज है तो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने दोनों समानांतर भुजाओं का योगफल, दोनों समानांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई। ऊंचाई दिया गया है कितना, 24 मीटर। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना, और इसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये अपने को सवाल में दिया गया है 1440 वर्ग मीटर के बराबर। तो दोनों एक ही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो इसलिए आपस में बराबर होगा। अब इसे आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, और 12 से ये कट जाएगा 12 बार है 144 होता है, तो ये बच्चे कट जाएगा 120 बार में। 5 + 3x यानी कि 8x। 8x की वैल्यू अगर 120 है तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 15। अगर x की वैल्यू 15 है तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए इस समलंब चतुर्भुज की सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगा। तो बताइए ये समलंब चतुर्भुज है, तो इस समलंब चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना है, 5x। अगर x की वैल्यू 15 है तो 5x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 होगा, और यही तुम्हारा उत्तर होगा। यदि हमसे पूछता है बताइए इस समलंब चतुर्भुज की सबसे छोटी समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगा, तो यहाँ x की वैल्यू 15 पुट कर देते तो 45 हमें मिल जाता। लेकिन हमसे सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लेंथ पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67, सवाल में दिया गया है एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उनके मध्य का कोण 90 डिग्री है, उसकी अन्य दोनों भुजाएं 25/2 सेंटीमीटर प्रत्येक है, यानी चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, उन दोनों भुजाओं के बीच का एक कोण 90 डिग्री का है, और बाकी के तीनों कोण यानी जो चतुर्भुज बनेगा उस चतुर्भुज के सिर्फ एक कोण 90 डिग्री का होगा, अब बाकी के तीनों कोण में से कोई भी एक कोण जो होगा वह समकोण नहीं होगा। अन्य दो भुजा की लंबाई जो है वह प्रत्येक 25/2 सेंटीमीटर है, तो बताइए उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। आइए थोड़ा सा फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनने जा रहा है, और इस क्वाड्रिलेटरल में इस साइड की लेंथ जो है वो सवाल में दिया गया है 16 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका 12 सेंटीमीटर है। इन दोनों साइडों के बीच यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, ये सवाल में दिया गया है। आगे सवाल में बोला गया है कि इस चतुर्भुज की अन्य दो भुजा की लंबाई जो है वह 25/2 सेंटीमीटर है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक हमारा 25/2 सेंटीमीटर की साइड होगी, और ये भी हमारा एक 25/2 सेंटीमीटर की साइड होगी, यानी मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। देखिए ये दिखने में आपको नहीं लग रहा होगा कि ये दोनों बराबर है, लेकिन मान के चलिए ये दोनों भुजाएं जो है वह आपस में बराबर है। चलिए इसको मैं बराबर ही कर देता हूँ, ये दोनों भुजाएं जो है वह आपस में बराबर है। चलिए ऐसे फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा कर्व बन रहा है, इसको सही कर लीजिए। इन दोनों भुजा की लेंथ जो है वह आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर है, और प्रत्येक की लेंथ जो है वह 25/2 सेंटीमीटर यानी कि 12.5 सेंटीमीटर है, ये सवाल में दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, किसी क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी से अगर सॉल्व करना चाहते हो, तो हो सकता है आप फंस जाओगे, क्योंकि ये आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है कि नहीं, तो वहाँ पे चीज़ें फंस जाएगी। अब देखिए हम कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। एक बात बताइए, सबसे पहले आपका जो काम है, आप क्या करिए कि इस क्वाड्रिलेटरल में यहाँ से एक डायगोनल खींच दीजिए। अब डायगोनल खींचने का फायदा आपको ये मिलेगा कि आप इस ट्रायंगल का एरिया आसानी से पता कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि अपने से पूछा जा रहा था पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, नामकरण कर देते हैं, ये AB है, ये C है एंड D है। इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, तो अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के एरिया को जब आपस में जोड़ दीजिएगा तो पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। आपको हाँ सर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देता हूँ। अच्छा चलिए ना, क्षेत्रफल बाद में निकाल देंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो BD की लेंथ है वो कितना होगा ये आप बताइए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वह तीनों भुजाओं के साथ एक ट्रिपलेट बनाता है, और ये भुजा 12 है और ये भुजाएं 16 है, तो यहाँ से वैसे भी आप राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे तो BD की लेंथ आपको मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। और वैसे भी ये ट्रिपलेट बनाता है, अगर ये भुजा 12 है और ये 16 है तो ये 20 हो जाएगा। 12, 16 और 20, यानी अगर ये दो भुजाएं गिवन है तो 90 डिग्री के सामने वाली इस भुजा की लेंथ जो होगा वह 20 सेंटीमीटर होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो इस BD की लेंथ आपने निकाल दिया है 20 सेंटीमीटर। इस BD की लेंथ आपने निकाल दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर।
इस बीडी की लेंथ आपने निकाल दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछा जा रहा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। अगर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है तो इस ट्रेंगल का एरिया तो आप आसानी से पता कर सकते हो, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसका एरिया तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, राइट। अब हमें जो पता करना है वो इसका एरिया पता करना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए ये बताइए। तो आप कहोगे कि एक तो आप पहले देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भुजाएं दोनों आपस में बराबर है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीबीसी का जो बेस है ये आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ये दिया गया है नहीं, ये अभी आपने निकाला है। तो इस ट्रेंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे ये आप हमें बताइए। आप कहोगे सर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ रखी है तो काफी लेंदी होता है, उस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। देखिए कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं आसानी से। मैं क्या करता हूं कि आप सबने पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टी कि कोई भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, देखिए वैसे तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ 2 ही भुजाएं आपस में बराबर होती है। मान लीजिए ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। अगर ये दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर है तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के 2 समान भुजाओं के शीर्ष से, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के 2 समान भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को अगर आप मिलाते हो तो ये इस पे 90 डिग्री का कोण बना देगा और इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। ये बात आप सबको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये अगर हमारा त्रिभुज डीबीसी एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो इस समद्विबाहु त्रिभुज में इन दोनों समान भुजाओं, देखिए त्रिभुज ये भुजा और ये भुजाएं आपस में बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के शीर्ष से, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में 2 समान भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर आपने कोई लाइन खींचा है तो ये लाइन जो होगा वह इस पे 90 डिग्री का कोण भी बना देती है और इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट भी देती है। ये बात भी आप सबको अच्छा से पता होना चाहिए, है कि नहीं है। यानी जितना लेंथ यहां से यहां तक का होगा उतना ही लेंथ यहां से यहां तक का होगा। अब पूरा लेंथ जो है वह 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वह 10 होगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगा वह भी आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा। अब एक बात बताइए, मुझे चाहिए इस त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, तो अगर मुझे इस हाइट की लेंथ मिल जाए तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हैं। अब हाइट की लेंथ निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिपलेट बनाए, अगर आप चाहोगे ट्रिपलेट बनाना तो ट्रिपलेट भी बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए ये हमारा हो जाएगा h² बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जब आप h की लेंथ निकालना शुरू करोगे तो ये हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे तो देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। मुझे चाहिए सिर्फ h² की वैल्यू, तो h² बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 25 का स्क्वायर मतलब कि 625 और 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 माइनस ये 100 हो जाएगा, राइट। कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना 400 और 625 में से 400 घटेगा तो ऊपर में मिल जाएगा 225, अब नीचे हो जाएगा कितना 4। अब इसका मान चाहिए h के रिस्पेक्ट में, ये आपका वैल्यू जो होगा यानी कि h² बराबर अगर 225/4 है तो h की वैल्यू जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना 15/2 हो जाएगा। h की वैल्यू 15/2 मतलब कि 7.5 हो जाएगा। h की वैल्यू आपने निकाल दिया है 15/2 बोले तो 7.5, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से आप पता कर सकते हो। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, त्रिभुज डीबीसी में आधार की लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई अभी आपने निकाल दिया है 15/2 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप आसानी से पता कर सकते हो। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा यानी ट्रेंगल DBC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह हो जाएगा हाफ इंटू बेस है कितना 20 सेंटीमीटर एंड हाइट अभी आपने निकाल दिया है 15/2 सेंटीमीटर, राइट। तो देखिए 2 दूना 4 से ये कट जाएगा 5 बार में, 15×5 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। 75 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज डीबीसी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह 75 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इस ट्रेंगल का एरिया कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई बट्टे 2, यही होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुने 16/2, तो 2 से आप इसे काट दीजिए 8 बार में, तो 12 8 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर और इस त्रिभुज इस पूरे ट्रेंगल का एरिया जो अभी आपने निकाला है 75 वर्ग सेंटीमीटर, तो दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको मिल जाएगा। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 75 प्लस कितना हो जाएगा 96, यही हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो देखिए उत्तर आपको मिल जाएगा कितना 6 5 11 का 1/1 हो जाएगा, 9 7 16 16 1 17 हो जाएगा, यानी 171 वर्ग सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन दिया गया होगा। अच्छा इधर साइड आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, अच्छा हो सकता है इधर आपको दिखाई ना दे। तो यहाँ पे देखिए 75 प्लस 96 इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्षेत्रफल आपको कितना मिल जाएगा, देख लीजिए ये हो जाएगा 171 वर्ग सेंटीमीटर, यानी पूरे चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह हो जाएगा 171 स्क्वायर सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और जो कैलकुलेशन है उसे आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन हो। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कि एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा और दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर है और प्रत्येक की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बहुत आसान सवाल है। अगर कोई समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई और दोनों में से एक विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रोम्बस है यानी कि समचतुर्भुज है। अब देखिए चूंकि समचतुर्भुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगी, ये आप सब ने पढ़ा होगा। और प्रत्येक की लेंथ जो है वह 16 सेंटीमीटर है, ये सवाल में दिया गया है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होता है। दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर है। अब चूंकि समचतुर्भुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लेंथ जो है वह 16 सेंटीमीटर है और दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई भी 16 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा जा रहा है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उस समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई आपको पता होना चाहिए। एक विकर्ण की लंबाई आपको पता है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई सबसे पहले आपको पता करना है एंड देन आप इसका एरिया आसानी से पता कर सकते हो। अब सवाल में बोला गया है कि समचतुर्भुज है तो प्रत्येक की भुजा की लंबाई जो है वह 16 सेंटीमीटर है एंड इसके एक विकर्ण की लंबाई जो है वह भी 16 सेंटीमीटर है। यानी मैं मान लेता हूं इस विकर्ण की लेंथ जो होगा, लंबाई जो होगा वह 16 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करता हूं कि हम सब ने प्रॉपर्टी पढ़ी है समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं वहां पे ये 90 डिग्री का कोण भी बनाती है और उस समचतुर्भुज के विकर्ण को समद्विभाजित भी करती है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों विकर्ण यहां से खींच देता हूं। अब मुझे पता है कि अगर इस विकर्ण की लंबाई यहां से यहां तक की लेंथ अगर 16 सेंटीमीटर है तो ये दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलेगा वहां पर ये 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेगा। ये पूरी लंबाई जो है इस विकर्ण की वह 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर 8 है तो ये भी हमारा 8 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं इस विकर्ण की लंबाई हमारा 2x है, इस विकर्ण की लंबाई हमारा 2x है, तो यहां से यहां तक की लेंथ अगर x है तो यहां से यहां तक की लेंथ भी x ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां से आप चाहो तो ट्रिपलेट लगा के आप x की वैल्यू निकाल दीजिए या आप को पाइथागोरस लगाना होगा x की वैल्यू निकालने के लिए। अब यहां पे ट्रिपलेट आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये इरेशनल नंबर बना देगा। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से आप डायरेक्ट x की वैल्यू पता कर सकते हो, यानी x की वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, अब माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हो जाएगा, यही हमारा x की वैल्यू होगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 256 माइनस 64 यानी कि 64 हो जाएगा। तो 256 में से 64 आप घटाओगे तो आपको मिलेगा कितना, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये आपको मिलेगा 192, यही होगा ना। 6 में से 4 घटेगा 2 और 25 में से 6 घटेगा 19। तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर इतना है तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा √192, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक बात और पता होगा कि 192 को आप लिख सकते हो 64 गुने 3 और 64 जो है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा कितना 8√3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू अगर 8√3 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई जो होगा वह कितना हो जाएगा 16√3 हो जाएगा, 16√3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू अगर 8√3 है तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 दूना 16√3। अब दोनों विकर्ण की लंबाई आपके पास है तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण की लंबाई 16 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई आपने निकाल दिया है 16√3, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 × 128√3, 128√3 वर्ग सेंटीमीटर। यानी उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वह 128√3 वर्ग सेंटीमीटर होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर और दोनों में से एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, इसमें से एक विकर्ण की लंबाई इतना है, तो उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। देखिए अगर मैं चाहूँ तो बिना फिगर ड्रा किए मैं डायरेक्ट सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा फिगर को ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका रोम्बस है, अगर ये हमारा रोम्बस है यानी कि ये आपका समचतुर्भुज है, तो बोला गया है कि इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह 216 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस रोम्बस जो है वह सवाल में दिया गया है 216 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। एंड आगे ये भी दिया गया है कि इसके एक विकर्ण की लंबाई जो है, एक डायगोनल की लेंथ जो है वह 24 सेंटीमीटर है, ये भी हमें दिया गया है। तो हमें ये पता करना है कि इस समचतुर्भुज की
प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना है, इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई निकालने से पहले आपको ये पता करना होगा कि इस समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल इतना है और उस दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करता हूँ, चुपचाप दोनों विकर्ण खींच देता हूँ इस समचतुर्भुज के। अब आप सबको अच्छे से पता होगा कि दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर मिलेगा वहाँ 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, और इस दोनों विकर्ण को ये जो डायगोनल होता है, डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जो कटान बिंदु होता है, वहाँ पर दोनों विकर्ण जो होता है वह एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है। जितना लेंथ यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही लेंथ यहाँ से यहाँ तक का होगा, जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक का होगा। ये भी आपने पढ़ा है। अब सवाल में बोला गया है कि एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस 12 होगा, तो ये भी हमारा 12 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं इस विकर्ण की लंबाई यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई को मैं मान लेता हूँ 2x, यानी पूरे ये वाला जो डायगोनल है, इस डायगोनल की लेंथ मैंने मान लिया 2x। तो अगर ये पूरा डायगोनल 2x का है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगा वो x होगा, तो ये भी आपका x होगा। ठीक है, अब बताइए इसका एरिया क्या होगा। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, दोनों डायगोनल की लेंथ अगर आपके पास है तो किसी भी रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, हाफ इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण की लंबाई 24 है और दूसरे विकर्ण की लंबाई 2x है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना, और इसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको सवाल में दिया गया है 216 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। तो दोनों एक ही समचतुर्भुज के क्षेत्रफल है, तो इसलिए आपस में बराबर हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करके आसानी से x की वैल्यू पता कर सकते हो। ये 12 से कट जाएगा कितना बार में, 12 एक में 12, इधर आपको मिल जाएगा 9, और 12 8 कितना होता है 96, एंड 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में। तो यहाँ से आपने निकाला है x की वैल्यू 9। अगर x की वैल्यू आपके पास 9 है तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर 2x 18 है, राइट। अच्छा यहाँ पर एक बात बताइए, अगर आप x की वैल्यू आपने निकाल लिया है ना, तो 2x की वैल्यू हमें नहीं पता करना है, हमसे पूछा जा रहा है इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो x की वैल्यू चुपचाप यहाँ पे 9 पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे जब आप 9 रखोगे तो या तो आप पाइथागोरस लगा दीजिए, या फिर आप सबको पता ही होगा ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्रायंगल का 9 12 15 का। ठीक है, यानी कि ये भुजा 9 है और ये भुजा अगर 12 है, तो इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली इस भुजा की लंबाई जो होगा वह 15 होगा। तो यही तो हमसे पूछा था कि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि ए धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समानांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है। अब बताइए अगर वह टुकड़ा यदि उस धातु का टुकड़ा का जो शेप है, आकृति जो है वह एक समानांतर चतुर्भुज के शेप में है, तो बस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें आधार की लंबाई दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है, तो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है बेस इंटू हाइट होता है। तो सवाल में दिया गया है बेस की लेंथ जो है इस समानांतर चतुर्भुज में, बेस की लेंथ जो है, आधार की लंबाई जो है ना, वह अपने को दिया गया है, कितना दिया गया है 20 मीटर है और ऊंचाई 5.4 है। अगर आधार 20 मीटर है और इसकी हाइट अगर 5.4 मीटर है, इतना मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा क्षेत्रफल इतना 20 गुने और 5.4 वर्ग मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, इतना वर्ग मीटर हो जाएगा इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 20 25 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, यानी कि आप कह सकते हो 108 वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, 108 वर्ग मीटर होता है, 108 वर्ग मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। कहा गया है कि किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखिएगा। एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया गया है 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर है। आगे ये भी कहा है कि दोनों में से एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है, तो क्षेत्रफल निकालने से पहले दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको जानना होगा। हम सबको अच्छे से पता है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना देता है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर देता है। ये बात भी आप सबको अच्छे से पता होगा, राइट। अब मैं मान लेता हूँ कि इस विकर्ण की लंबाई जो है वो हमारा D1 है, जिसकी लेंथ 2.8 है। अगर ये 2.8 है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक 1.4 होगा, तो ये भी हमारा 1.4 हो जाएगा। 2.8 का आधा 1.4 होता है। अब आप यहाँ से आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा 90 है और ये 1.4 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप आसानी से पता कर सकते हो, राइट। ठीक है,
तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी 2x की लेंथ जो है, दूसरे विकर्ण की लंबाई अगर 2x है तो ये वाला डिस्टेंस आपका x होगा, तो ये भी डिस्टेंस आपका x ही होगा, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो प्रैक्टिकली तो आप ऐसे निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दीजिए एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक रास्ता यहाँ से ये है, लेकिन ऐसे आप सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से साइड ट्रिपलेट लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा जो कोशिश होगा कि मैं कैसे भी करके डेसिमल से बचूँ, यानी थोड़ा सा कैलकुलेशन जो हो रहा है इस कैलकुलेशन से मैं बचने का प्रयास करता हूँ। अब मान लीजिए ये हमारा P है और ये हमारा B है और ये हमारा H है, PBH। अपने पास H की लेंथ जो है वो 5 है, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 5 है, आधार की लंबाई 1.4 है और बस हमें इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ हमें जानना है। मैं क्या करता हूं कि अगर मैं यहां से इन दोनों साइड का रेशियो अगर जानना चाहता हूं तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 14:50 हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। यही हो जाएगा ना 12, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कितना हो जाएगा 14:50। तो ये कितना हो जाएगा ये बताइए, 14:50। तो अगर 50 के स्क्वायर में से, अगर मैं 50 के स्क्वायर में से माइनस कर देता हूँ 196 तो ये क्या मिलेगा आपको बताइए। तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 196, यही होगा ना। तो इधर आपको मिल जाएगा कितना 2304, राइट, 2304 आपको मिल जाएगा। और ये जो 2304 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2304, हाँ 2304 हो जाएगा। और 2304 जो होता है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है किसका, 48 का। 48 का स्क्वायर आप निकाल दीजिए तो आपको मिलेगा कितना 2304। आप निकाल के देख लीजिए, देखिए 48 गुने 48, 80 80 64, 4 बाकी 6, 8 चौक 32, 6 38, राइट, 4 8 32, 4 चौक 16, 3 19, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 4 8 2 10 के 0 बाकी 1 9 3 12 1 13 1 1 2, यानी ये हो जाएगा 2304, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से हमें मिल गया है कि 48 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 2304 होता है, मतलब 2304 होता है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस अपने को मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 48। अगर ये वाला डिस्टेंस 40 है और हाइपोटेनियस 50 है तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वह कितना हो जाएगा, अब 48 हो जाएगा। मतलब कि एक समकोण त्रिभुज की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का है और ये वाला डिस्टेंस आपका 14 है, ये डिस्टेंस आपका 50 है, तो ये वाला डिस्टेंस 48 हो जाएगा, ये निश्चित है, ठीक है। यहाँ पर मैंने रेशियो को बैलेंस किया एंड उसके बाद हमने ये वाली डिस्टेंस P की लेंथ हमने एज्यूम किया है। अब हम सबको अच्छे से पता है कि यहाँ पर एक डेसिमल है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि सभी को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ। तो 10 से जब डिवाइड करोगे, अभी देखिए ये आपका 14 है, ये 48 है और ये आपका 50 है, लेकिन एक्चुअल लेंथ हाइपोटेनियस का 5 है, ये आपका 1.4 है। तो मैं सबको अगर 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये हमारा 4.8 हो जाएगा, ये 1.4 होगा एंड ये आपका 5 हो जाएगा। तो बताइए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर आपका 4.8 है, x की लेंथ अगर 4.8 है तो 2x की लेंथ जो होगा वह कितना होगा, 9.6 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, हाँ सर बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तो मैंने आपको टेक्निक बताया कि कैसे हम सवालों को सॉल्व करते हैं, चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए समय लगता है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, x बराबर आपको मिलेगा 9.6 एंड इसे जब आप सॉल्व करोगे तो, राइट। अब x की वैल्यू आपको 4.8 मिलेगा, 4.8 मिलेगा, तो 2x की वैल्यू 9.6 मिलेगा। हमसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल, तो निकाल दीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्णों की लंबाई आपको पता है, एक है 2.8, दूसरा है 9.6, राइट। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आप चाहो तो दोनों तरफ आप हम नीचे में 100 लगा दीजिए, एक डेसिमल ऊपर से 2 जीरो हटेगा तो 2 डेसिमल ऊपर से कटा है तो नीचे 1 पे डबल जीरो आ जाएगा, राइट। यहाँ से ये हो जाएगा कितना, आप इसे खत्म कर दीजिए 48, राइट। अब इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए तो क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा कितना, 48 गुने 28/100, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डिजिट तो 4 ही बन रहा है, देख लीजिए कौन सा उत्तर आपका होने वाला है। उत्तर बनेगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही, ठीक है, क्योंकि ये एक इंटीजर नंबर तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में हमें 100 से डिवाइड भी करना है और 100 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर नंबर आएगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है जिसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, जो कि इंटीजर नंबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है तो वहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 840 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, देखिए कहा एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई, यानी जो समचतुर्भुज है उस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं समान होती है। तो सवाल में बोला गया है उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई जो है वह 37 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल जो है वह 840 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके दोनों विकर्णों की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिएगा, सवाल में कहा है एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 840 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। बहुत
अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। देखिए अगर आप इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करना शुरू करोगे ना तो स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा जैसे कि बुक में दे रखा है, लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें इतना नहीं करना है। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। देखिए समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई दिया गया है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है। मैं गेस करके ट्रिपलेट लगाने वाला हूँ। मुझे ये जानना है कि अगर ये इंटीजर नंबर है तो इस इंटीजर नंबर के साथ कोई ट्रिपलेट बनेगा क्या। जैसे देखिए ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, हम सबको पता है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई अपने को सवाल में दिया गया है 37 सेंटीमीटर है। यानी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 37 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल अपने को दिया गया 840 वर्ग सेंटीमीटर है या वर्ग मीटर है। राइट, ठीक है, ठीक। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों का योगफल। यानी ये वाला डायगोनल अगर आपका D1 है और ये वाला डायगोनल आपका D2 है, ये वाला डायगोनल आपका D2 है, तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए D1 प्लस D2 की लेंथ क्या होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो। अगर आप ऐसे चलते जाओगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली करना पड़ेगा इस सवाल को, तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा यहाँ पे हिंट लेना चाहते हैं ट्रिपलेट का। मुझे पता है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों का कटान बिंदु जो होता है वह हमारा 90 डिग्री का कोण बना के देता है। ये बात हम सबको अच्छे से पता है। और हमें ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक यानी जो विकर्ण होता है समचतुर्भुज के वह एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है। यानी कि जितना लेंथ यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही लेंथ यहाँ से यहाँ तक का होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये होगा। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ठीक है, यानी कि इन दोनों साइड का जो स्क्वायर का सम होगा वह इस साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट आपने पढ़ा है, कोई ऐसा ट्रिपलेट आपने पढ़ा है क्या समकोण त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में क्या आपने ऐसा कोई ट्रिपलेट पढ़ा है कि उसमें हाइपोटेनियस की लेंथ 37 सेंटीमीटर हो जाए और बाकी के दोनों साइड जो है वह एक इंटीजर नंबर हो जाए? तो आप कहोगे सर हाँ पढ़ा है हमने। एक ट्रिपलेट होता है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई अगर 37 सेंटीमीटर है तो परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ हो सकता है 12 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड की लेंथ आपस में चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस फिक्स है, ये 37 ही होगा। लिए आपने सोच लिया है कि अगर ये हाइपोटेनियस 37 है तो इन दोनों भुजाओं की लंबाई जो होगा वह 12 और 35 का ही होगा। ये बात अपने को पता चल गया है। लेकिन अभी ये आपको मानना नहीं है, ये आपने मान लिया और ये वैल्यू पुट नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेटिस्फाइड भी करवाना है, क्योंकि सवाल में बोला गया इसका क्षेत्रफल 840 वर्ग सेंटीमीटर है। मुझे बताइए अगर मैं मान लेता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस आपका 12 है, ये आपका 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका 12 हो जाएगा। राइट, अब ये वाला डिस्टेंस आपका अगर 35 है तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका 35 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक विकर्ण की लंबाई आपने निकाल दिया है कितना, 12 + 12 24 सेंटीमीटर। राइट, दूसरे विकर्ण की लंबाई को आपने एज्यूम किया है 35 + 35 यानी कि 70 सेंटीमीटर। राइट, अब इसका क्षेत्रफल जो है वह इतना आना चाहिए। अगर एरिया इतना आ गया तो बस आसानी से हम दोनों का सम निकाल देंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो आपका 840 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण की लंबाई 24 है और दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है वह 70 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा 12। अब 12 7 कितना होता है 84, यानी कि 840 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ रहा है। यानी कि क्षेत्रफल अगर 840 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस समचतुर्भुज में अगर ये भुजाएं अगर 37 है तो इस विकर्ण की लंबाई 24 होगा, तो इस विकर्ण की लंबाई जो होगा वह 70 होगा। अब बताइए एक विकर्ण 24 है, दूसरा विकर्ण आपके पास 70 है, तो दोनों का जोड़ आप आसानी से पता कर सकते हो, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, और ये 94 हो जाएगा। और यही तुम्हारा उत्तर होना चाहिए। हमसे यही तो पूछा था कि दोनों विकर्णों का योगफल कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हमने आंसर निकाल दिया है। लेकिन इसी सवाल में अगर आप अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच से सवालों को सॉल्व करोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन वगैरह करना होगा, स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा, है ना, तब आप लास्ट में आपको मिलेगा दोनों विकर्णों का योगफल। बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा फैक्ट, अगर आपके पास इस ट्रिपलेट का ज्ञान है कि अगर किसी समचतुर्भुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज की में कर्ण की भुजा की लंबाई अगर 37 है तो कोई ऐसी दो भुजाएं हो सकती है परपेंडिकुलर बेस में कि दोनों इंटीजर हो और हाइपोटेनियस 37 हो जाए, तो ये हमारा एक ट्रिपलेट होता है। अगर हाइपोटेनियस 37 है तो इन दोनों साइड की लेंथ जो होगा वह 12 और 35 होता है कि नहीं है। तो यहाँ से आपको पता होगा कि जो विकर्ण की लंबाई होती है वह इसका यहाँ से यहाँ तक का दुगुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, इसके विकर्णों में से एक की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए एक बात मुझे बताइए सबसे पहले, अच्छा यहाँ पर भी दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी एक इरेशनल नंबर आपका होने वाला है। चलिए फिगर ड्रॉ कर देता हूँ मैं
ये आपका एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। सवाल में बोला गया है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है ना, अच्छा समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है पेरीमीटर, मतलब कि चारों भुजाओं का जो योगफल होता है वह 4a होता है। अब सवाल में बोला गया है कि इस समचतुर्भुज का जो परिमाप है चारों भुजाओं का योगफल जो है वह 56 सेंटीमीटर है। अगर 4a 56 है तो a की वैल्यू हो जाएगा कितना, 14, 14 चौका 56 होता है, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई आपने निकाल दी है 14 सेंटीमीटर। अब मैं दोनों विकर्ण को खींच देता हूँ यहाँ से, और दोनों विकर्ण एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना देगा और एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर देगा, ये बात अपने को पता है, राइट। कहा एक विकर्ण की लंबाई जो है वह 26 सेंटीमीटर है, तो मैं मान लेता हूँ ये हमारा D1 है और D1 की लेंथ आपका 26 है। तो अगर D1 26 है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 13 होगा, तो ये भी 13 हो जाएगा, राइट। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमसे पूछा है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई को मैं 2x मान लेता हूँ, तो ये हमारा x होगा, तो ये भी हमारा x होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप आसानी से पता कर सकते हो, ये हमारा ट्रिपलेट नहीं बनाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 13 है और ये 14 है, तो पाइथागोरस लगा के यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 196 माइनस 169, 16 में से 9 घटेगा 7 हो जाएगा, और 18 में से 16 घटेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x बराबर इतना, x स्क्वायर बराबर इतना है, x स्क्वायर बराबर अगर इतना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 होता है, यानी 3√3 हो जाएगा, ठीक है। 9 तिया x की वैल्यू 3√3 है, तो हमसे पूछा था 2x की वैल्यू कितना होगा, 6√3 हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर, 37 और 17 मीटर है। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है ना, क्वेश्चन नंबर 74 है। एक समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर होती है और बराबर भी होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर भी होगी और एक दूसरे के समानांतर भी होगी। सवाल में बोला गया कि समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर 17 मीटर है, यानी ये वाला डिस्टेंस अगर आपका 17 है तो ये वाला डिस्टेंस आपका 12 होगा, ठीक है। इसके एक विकर्ण की लंबाई जो है वह 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगा वो मैं मान लेता हूँ 25 है, ठीक है। क्या बोला गया है, ये आपका 25 है, ठीक है। विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर ये वाला डिस्टेंस आपका 25 है तो मुझे पता करना है इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मुझे पता है कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी इस पूरे समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को 2 हिस्सों में बांट देता है उस वो वाला विकर्ण। यानी समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह पूरे समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बात बताइए जरा ध्यान से कि मुझे पता करना है इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आप 2 तरीके हैं आपके पास। आप क्या करिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अब हम आपके पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर होगा तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, ये बात भी तय है, ठीक है। जैसे आयत के जो विकर्ण होते हैं वह पूरे आयत को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वह पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। उसी तरह से समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह भी एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट देती है। हमें पता करना है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। और ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई आपको दिया गया है 12। इस ट्रेंगल की बात मैं कर रहा हूँ। इस ट्रेंगल का एरिया आप निकाल दीजिए। जितना एरिया इस ट्रेंगल का होगा उतना ही एरिया इस ट्रेंगल का होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा आपको। अब ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई 12, 25 और 17 है। तो ये एक स्केलेन ट्रेंगल है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज हमें लग रहा है। और अगर ये विषम बाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। और सेमी पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। 25 और 12 होते हैं 37 और 37 और 17 हो जाएगा कितना, 37 और 17 हो जाएगा कितना, 60। 37 और 17 60 होगा, नहीं 54 हो जाएगा ना। 7 7 14, 3 3 4 1 5, राइट। 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27। सेमी पेरीमीटर आपको मिल गया 27। तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आपके पास ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू आपके पास है 17 एंड सी की वैल्यू भी आपके पास है 25। तो एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √√8
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूला से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए। अब आपके पास एस की वैल्यू है, ए बी सी की वैल्यू है, एंड यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो जो आएगा वह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अब आप क्या कीजिएगा कि जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, तो इस पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट में जो आपका आंसर आने वाला है वो आप ध्यान से देखिएगा, आंसर जो आएगा वह कौन सा ऑप्शन आएगा? आंसर जो आपका आने वाला है वह 180 वर्ग मीटर आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। मैंने तरीके आपको बता दिया है कि यहाँ पे एस की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू